Good morning, everybody. This is Dr. D.K. Kaushik. Today I'm going to teach you the second chapter of the book Flamingo. Well, the book Flamingo for class 12 has been prescribed for the students of CBSE. In the previous lecture, we had gone through the first chapter called The Last Lesson. I hope you enjoyed listening to my lecture and understood each and every point. Now, I'm going to teach you the second chapter called Lost Spring, written by एनिस जंग. आज मैं आपको फ्लेमिंगो का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी रचना एनिस जंग के द्वारा की गई है. इस चैप्टर में दो अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं. पहली कहानी साहेब आलम नाम के एक बच्चे की है जिसका परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने आया था. साहेब रैग पिकिंग करता है, मतलब कचड़ा बीनने का काम करता है. उसके परिवार वाले भी वही काम करते हैं. उसका परिवार काफ़ी गरीबी में जी रहा है. और दूसरी कहानी है मुकेश नाम के एक लड़के की. उसका परिवार फिरोजाबाद में रहता है और चूड़ियाँ बनाने का काम करता है. मुकेश का परिवार काफ़ी मेहनत के बाद भी काफ़ी गरीबी में जी रहा है. मुकेश चूड़ियाँ बनाने की इस परंपरा से हटकर कुछ अलग करना चाहता है. वास्तव में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. कोई उसकी सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जुनून है. तो चलिए हम दोनों कहानियों को पढ़ते हैं अपने बुक फ्लेमिंगो से. मैं एक एक लाइन डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो चलिए शुरू करता हूँ आज का सेशन. देखिए, शीर्षक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इसका मतलब है खोया हुआ बसंत. क्या आप जानते हैं कि यहाँ इन बच्चों के लिए लॉस्ट स्प्रिंग का प्रयोग क्यों किया गया है? तो सुनिए, बसंत सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है. इस ऋतु में न तो गर्मी होती है और न तो ठंडक. संपूर्ण वातावरण अत्यंत ही आनंददायी होता है. वैसे ही व्यक्ति के जीवन का बसंत है उसका बचपन, क्योंकि बचपन के दिनों में वह अपने माता पिता व अन्य लोगों का चहेता होता है. उसे हर किसी के द्वारा प्रेम प्राप्त होता है. उसके जीवन में तनाव और दुख तो होते ही नहीं हैं. तो सोचिए कि कितना आनंददायी और अद्भुत होता है बचपन. और यही बचपन मनुष्य के जीवन का बसंत है. लेकिन यदि किसी बच्चे का बचपन ही खो जाए तो इसका क्या मतलब है? आप बताएं, इसका क्या अर्थ है? मतलब है कि उसके जीवन का बसंत ही खो गया. ऐसा ही कुछ हुआ है साहेब और मुकेश के साथ. तो आइए हम इस कहानी के एक एक पॉइंट को समझते हैं. देखिए, शीर्षक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराई हुई बचपन की कहानियाँ. अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में. यहाँ लेखिका है एनिस जंग, जिसकी चर्चा की गई है. एनिस जंग 1964 was born in राउरकेला. एनिस जंग का जन्म राउरकेला में 1964 में हुआ था, 1964 ईस्वी में हुआ था. And spent her childhood and his adolescence in हैदराबाद. और अपने बचपन और किशोरावस्था को, एडोलेसेंस को हैदराबाद में बिताया. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ली. Her parents were both writers. उनके माता पिता दोनों लेखक थे.
एनीस जंग began her career as a writer in India. एनीस जंग ने अपने करियर की शुरुआत भारत में एक लेखिका के रूप में की थी. She has been an editor and columnist. वह एक संपादिका और कॉलमिस्ट रही हैं. For major newspapers in India and abroad. भारत में और विदेश में बड़े बड़े समाचार पत्रों के लिए वो क्या रही हैं? एडिटर और कॉलमिस्ट रही हैं. And has authored several books और कई पुस्तकें लिखी हैं. The following is an excerpt from the book titled Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood. नीचे एक excerpt लिया गया है, एक भाग लिया गया है उनकी पुस्तक से जिसका शीर्षक है Lost Spring, Stories of a Stolen Childhood. Here she analyzes, यहाँ वो विश्लेषण करती है the grinding poverty and traditions. ग्राइंडिंग पॉवर्टी की, घीस देने वाली गरीबी की, and traditions और परंपराओं के, which condemn the children to a life of exploitation, जो बच्चों के शोषण के जीवन की निंदा करती है. तो इस चैप्टर की पहली कहानी है Sometimes I find a rupee in the garbage. क्या अर्थ है इसका? कभी कभी मुझे कूड़े कचरे की ढेर में 1 रुपया मिल जाता है. आइए समझते हैं. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ. Whom I encounter every morning, जिससे मैं हर सुबह मिल जाती हूँ. Scrounging for gold, जो कि सोना ढूंढ रहा होता है. In the garbage dumps of my neighborhood, मेरे पड़ोस के कूड़े कचरे की ढेर में. यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाता है, एक सिक्का ही क्यों ना मिल जाए, टूटा फूटा डिब्बा ही क्यों ना मिल जाए, वह सब का सब उसके लिए सोना ही तो है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही त्याग दिया था. सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका की हरी भरी खेतों में बसा हुआ था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर दूर दूर तक उसके मेमोरी में नहीं है, याद में नहीं है. तो यहाँ याद रखना है कि साहिब के परिवार वाले बांग्लादेश से भागकर भारत आए थे और यहीं रहने लगे और रैग पिकिंग का काम करने लगे. रैग पिकिंग का मतलब है कूड़ा कचड़ा बीनना. आगे कहा गया है there were many storms that swept away their fields and homes. बहुत सारे तूफान आए थे जिसने उनके खेतों और घरों को बहा दिया. His mother tells him, उसकी माँ उससे कहती है. That's why they left, उसी कारण उन लोगों ने छोड़ दिया उस जगह को. Looking for gold in the big cities, बड़े शहरों में सोना ढूंढने के लिए. Where he now lives, जहां वह अभी रहता है. I have nothing else to do, मेरे पास कुछ और नहीं है करने के लिए. He mutters, वह बड़बड़ाता है. Looking away, दूर देखते हुए. देखिए लेखिका ने प्रश्न किया था Why do you do this? शुरुआत में ना, कहानी के ठीक शुरुआत में उन्होंने प्रश्न किया था, तो यहाँ साहिब उसी का जवाब दे रहा है. मेरे पास कुछ और नहीं है करने को. तब देखिए लेखिका क्या कहती है. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ. आई से ग्लीबली, मैंने चतुराई से कहा. ये लेखिका कह रही. रियलाइजिंग इमीजिएटली, तुरंत महसूस करते हुए.
हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरा एडवाइस, मेरा सलाह उसे कितना छिछला लगा होगा, कितना खाली खाली लगा होगा। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू गो, ये लेखिका कह रही है, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू गो, विल यू कम, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने पूछा थोड़ा मजाक करते हुए। यस ही सेज स्माइलिंग प्राउडली, हाँ वह खूब मुस्कुराते हुए कहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैं उसे देखती हूँ अपने पास दौड़ कर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। तब लेखिका क्या कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल बनने में काफी समय लगता है। आई से embarrassed at having made a promise that was not meant, मैं कहती हूं एक ऐसा वादा करके शर्मिंदा होकर, that was not meant, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी वह उस वादे को पूरा नहीं कर सकते थे। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे, लेखिका कहती है कि मेरे जैसे वादे वो भरा पड़ा है उसके ब्लीक वर्ल्ड में, निरे संसार के हर कोने में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों जानने के बाद, मतलब महीनों बाद जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसे पूछती हूँ उसका नाम। साहिब ए आलम, साहिब ए आलम, देखिए ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। ही डज नॉट नो what it means, वह नहीं जानता है कि इसका क्या मतलब है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे इस पर विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या अर्थ है, उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पांव चलने वाले लड़कों का समूह। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि सुबह की पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने उन्हें अलमीरे से नहीं उतारा। ही आंसर्स सिंपली, वह साधारण ढंग से जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, भले ही वह उतार कर दे देती फिर भी वह उन्हें फेंक देता। ये कौन कहता है, एड्स अनदर, दूसरा लड़का कहता है। हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच, जो कि मेल नहीं खाते थे, मेल नहीं खाते हैं, मतलब दोनों जूते एक जैसे नहीं थे। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। ही शफल्स हिज फीट, वह अपने पैरों को शफल कर लेता है, यानी घसीट लेता है या खिसका लेता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर
ऑल हिज लाइफ। एक तीसरा लड़का कहता है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी जूते नहीं रखे हैं या नहीं पहना है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब लेखिका कहती है ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश का भ्रमण करते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह रुपये पैसे की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है बेयरफुट रहने का, नंगे पांव चलने की परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या यह सिर्फ एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार चल रही गरीबी की अवस्था की व्याख्या करने के लिए क्या एक बहाना है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे घर में लोग जूते नहीं पहनते हैं, क्या वे अपनी गरीबी को छिपाना चाहते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे याद है एक कहानी। अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे सुनाया था। एज अ यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, या फिर कहें कि जब वह छोटा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वह स्कूल जाया करता था मंदिर से गुजरते हुए। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रेस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़े समय के लिए मंदिर में रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 years later, 30 वर्षों के बाद, I visited his town and the temple, मैं उसके शहर और मंदिर में गई 30 वर्षों बाद, which was now drowned in an air of dissolution, जो कि पुराना हो जाने के कारण डेजोलेटेड हो गया था, वीरान सा हो गया था, और अब वह पुजारी भी वहाँ नहीं रहता था। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पीछे के आंगन में, इन द बैकयार्ड, या कहें कि बगीचे में या आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नए पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और उजले रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो कि एक ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में था, पोशाक में था। ग्रे कलर कैसा होता है? तो ये ब्लैक और वाइट के बीच का रंग होता है, जिसमें जिसे धूसर रंग भी कहते हैं। हाँ, तो चलिए क्या कहा गया है? अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते मोजे पहने हुए था वो लड़का, जो कि ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते मोजे पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाफते हुए पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे याद आई वह प्रार्थना जो एक दूसरे लड़के ने की थी। किसे? टू द गॉडेस, उस देवी से। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब अंत में उसे एक जोड़े जूते मिल गए थे। क्या प्रार्थना किया था उस लड़के ने? लेट मी नेवर लूज देम,
हे देवी, मैं ये जूते खोऊं नहीं, या मुझे ये जूते खोने मत देना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। देवी उसकी प्रार्थना सुन चुकी थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़के, नाउ वोर शूज, अब जूते पहनते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन मेरे पड़ोस में कचड़ा बिनने वालों की तरह बहुत सारे क्या करते हैं, रिमेन शूलेस, बिना जूतों के ही रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पांव चलने वालों के साथ मेरी जान पहचान ने, मेरी अक्वेंटेंस ने क्या किया, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी तक ले जाती है। अब सीमापुरी क्या है, तो ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो कि दिल्ली की पेरिफेरी में है, सीमा में है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इससे मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, रूपकात्मक रूप से। सिमिली मेटाफर शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा। ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना या समानता दिखाई जाती है। तो यहाँ सीमापुरी के बारे में बताया गया है कि यह दिल्ली की सीमा में है, लेकिन यह दिल्ली से मीलों दूर है, मतलब दिल्ली की चकाचौंध और विकास से काफ़ी दूर है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Those who live here are squatters, वैसे लोग जो यहाँ रहते हैं वे स्क्वैटर्स हैं, मतलब वहाँ की भूमि पर अतिक्रमण करके या कब्जा करके रहते हैं। Who came from Bangladesh back in 1971, जो कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं लोगों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक जंगल था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड या कीचड़ की दीवारों या संरचना में, विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टीन और त्रिपाल के साथ, मतलब मिट्टी की दीवार पर टीन या त्रिपाल डालकर, डिवॉइड ऑफ सुएज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, सुएज नाले या नल का सप्लाई वाटर से वंचित होकर के, लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कचड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे लोग यहाँ 30 से ज़्यादा वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड के साथ, यानी उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध हो जाता है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिसके सहारे वे अनाज खरीदते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, क्या कहा? फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भोजन क्या है? तो जीने के लिए पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आना, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला सकें, एंड गो टू बेड, और अपने बेड पर जाएं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द के, वी वुड रादर लिव हियर, हम लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे,
than in the fields, उन खेतों की बजाय, that gave us no grain, जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया. Say a group of women in tattered sarees. फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई महिलाओं के एक समूह ने कहा. कब कहा? तो when I asked them why they left their beautiful land of fields and rivers. जब मैंने उनसे पूछा कि उन लोगों ने अपने सुंदर खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया. Wherever they find food, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं. They pitch their tents, वे अपने टेंट को गाड़ देते हैं. That become transit homes, जो कि थोड़े समय के लिए ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं. थोड़े समय के लिए ये घर बन जाते हैं. Children grew up in them, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं. Becoming partners in survival, जीवित रहने में पार्टनर्स बनते हुए या साझेदार बनते हुए. And survival in सीमापुरी means rag picking, और सीमापुरी में जीने का मतलब है कचरा बीनना. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. सालों बाद इसने प्राप्त कर लिया है फाइन आर्ट्स का प्रोपोर्शंस, यानी इतने सालों बाद रैग पिकिंग तो अब कला का रूप ले चुकी है. Garbage to them is gold, उनके लिए कचरा सोना है. But it is their daily bread, लेकिन यह क्या है? उनके लिए रोज का भोजन है. A roof over his heads, उनके सिर के ऊपर छत है. Even if it is a leaking roof, भले ही यह चूने वाली या टपकने वाली छत ही क्यों ना हो. But for a child, लेकिन एक बच्चे के लिए it is even more, यह कुछ और भी है. Sometimes I find a rupee, मैं कभी कभी 1 रुपया पा लेता हूँ. Even a 10 rupee note, 10 रुपये का नोट भी पा लेता हूँ. साहिब से साहिब कहता है. His eyes lighting up, उसकी आंखें चमकती है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको कचड़े की ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, you don't stop scrounging, आप ढूंढना छोड़ते नहीं हैं. For, क्योंकि there is hope of finding more. क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि और पाने की आशा हो जाती है. It seems that for children, garbage has a meaning different. ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़े कचरे का अलग अर्थ है. किससे अलग है? तो from what it means to their parents, जो उनके माता पिता के लिए अर्थ रखता है उससे. यानी कचरा बिनना बच्चों के लिए अलग अनुभव रखता है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग. For the children, बच्चों के लिए it is wrapped in wonder, बच्चों के लिए यह आश्चर्य से भरा पड़ा है. For the elders, it is a means of survival, बड़ों के लिए यह जीवन जीने का साधन है. One winter morning, एक जाड़े की सुबह, I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club. मैंने साहिब को पड़ोस के क्लब के गेट के पास खड़ा देखा. Watching 2 young men, जो 2 युवा पुरुषों को देख रहा था. Dressed in white, जो कि सफ़ेद पोशाक धारण किए हुए थे. Playing tennis, टेनिस खेल रहे थे. I like the game, मुझे गेम पसंद है, मुझे खेल पसंद है. He hums, वह गुनगुनाता है. Content to watch it standing behind the fence, जो कि content है, संतुष्ट है बाड़े के पीछे खड़े होकर, है ना. क्या कहा गया? Content to watch it standing behind the fence, बाड़ी के पीछे खड़े होकर के ही इसे देखने में संतुष्ट है. I go inside when no one is around, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता है.
ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूला का प्रयोग करने देता है, स्विंग का प्रयोग करने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो विचित्र दिखता है। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके रंगहीन फीकी कमीज और हाफ पैंट पर। समवन गेव देम टू मी, किसी ने वे मुझे दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह सफाई देने जैसा कहता है। क्या कहता है कि किसी ने ये जूते हमें दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सत्य तो यह है कि वे किसी धनी लड़के के द्वारा डिस्कार्ड किए गए छोड़े हुए जूते हैं। डज नॉट बोदर हिम, उसे बोदर नहीं करता है, उससे उसको कोई परेशानी नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, उसके लिए जो नंगे पांव चला है, इवन शूज विद ए होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, छेद वाला जूता भी सपना साकार होने जैसा है। But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन वह खेल, वह गेम जो इतनी इंटेंटली देख रहा है, इतनी तन्मयता से देख रहा है, उसके पहुंच से बाहर है। This morning, इस सुबह, साहेब is on his way to the milk booth. साहेब दूध के बूथ की ओर जा रहा है। In his hand is a स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं रोड पर की चाय की दुकान में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर संकेत करते हुए कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और सभी टाइम का भोजन दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद है। आई आस्क हिम, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा मैं देखती हूँ वो क्या हो गया है, वह केयर फ्री लुक को खो चुका है। मतलब उसके चेहरे पर जो आरोपित जिम्मेदारी का भाव है, जो स्पष्ट करता है कि उसे जॉब पसंद नहीं है, वह मजबूरी में यह सब कर रहा है। द स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, स्टील का कैनिस्टर उस प्लास्टिक के बैग से भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसे वह बड़े हल्के से अपने कंधे पर ढोता था। क्यों भारी प्रतीत हो रहा है। तो द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कैनिस्टर उस आदमी का है। हु ओन्स द शॉप, जिसकी चाय की दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपने खुद का मालिक नहीं रहा। तो यही था साहेब की इस कहानी में। अगले सेशन में लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा पार्ट लाऊंगा, जिसमें मुकेश नाम के एक लड़के की कहानी होगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी so passionately and enthusiastically. Thank you once again.